Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 20th of November 25 and we are starting our today's lecture of F3 of ACCA. Uh, let's start. मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप अपनी किताब भी खोलिए। आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पेज नंबर 63 और पीडीएफ। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कल मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है। ठीक है, कंपनीज को चलाने के लिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को चलाने के लिए हर एंगल से जो हर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि इसका बीओडी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी मखसूस क्लास ऑफ शेयर होल्डर का इन्फ्लुएंस ना हो कि एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर इन्फ्लुएंस करे बाकी शेयर होल्डर्स को और अपने बेनिफिट के हिसाब से डिसीजंस करे। फिर शेयर होल्डर्स के किसी हद तक शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शेयर होल्डर में अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है कि हु कैन बी अ शेयर होल्डर और हु कांट बी ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी, तो उसके कोई रूल्स बनाए जाए, लेकिन जनरली उसके नहीं है। डायरेक्टर्स के ज़्यादा रूल्स हैं। फिर कंपनी कैसे चलाई जाए, इन्वायरमेंट में कंपनी क्या करेगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को कोई है कि नहीं, तो इससे रिलेटेड मतलब कंपनी को रन करने के उसकी जो ओवरऑल बिजनेस की बात नहीं कर रहे कि वो बिजनेस कैसे करेगी। बिजनेस के तो अलग स्ट्रेटजीज और टेक्निक होती हैं। कंपनी को स्ट्रक्चर को ऐसे चलाना है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ नीचे उसने यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें लिखी हैं। द कैडबरी रिपोर्ट 1992 प्रोवाइड्स अ यूजफुल डेफिनेशन। कैडबरी रिपोर्ट कोई आई होगी रिपोर्ट यूके में, किसी चीज़ पे, इस पे खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड किसी इशू पे, तो उसमें उसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन किया है। द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। वो सिस्टम जिसके जरिए कंपनी को डायरेक्शंस दी जाती हैं और उन्हें कंट्रोल किया जाता है। एन अप्रोप्रिएट एक्सपेंशन ऑफ दिस डेफिनेशन माइट इंक्लूड in the interest of shareholders and in relation to those stakeholders beyond the company's boundary। तो वही जो बात मैंने की, शेयर होल्डर इंटरनल पार्टी होते हैं एंड दोज स्टेक होल्डर बियॉन्ड द कंपनीज बाउंड्रीज, कंपनी की बाउंड्री से बाहर के स्टेक होल्डर जैसे गवर्नमेंट है, बैंक्स हैं, सोसाइटी है। तो वो तमाम डायरेक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन या सिस्टम जो कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जो इंटरनल पार्टीज हैं और एक्सटर्नल पार्टीज। द यूज ऑफ द टर्म स्टेक होल्डर सजेस्ट दैट कंपनीज एंड देयर फॉर देयर मैनेजमेंट टीम हैव ए मच ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एट ए लार्ज। कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है और कंपनी जो है वो सिर्फ कंपनी के ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी में भी उनका इन्फ्लुएंस जो जा रहा है उसके लिए भी जिम्मेदार है। आगे हम शुरू करते हैं। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था, वैसे हम ब्रॉडली पढ़ लेते हैं। बेसिक पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू मॉनिटर दोज पार्टीज विद इन अ कंपनी हु कंट्रोल द रिसोर्सेज एंड एसेट्स ऑफ द ओनर्स। वो पार्टी हैं जैसे जो बीओडी है या सीईओ है, जो कि शेयर होल्डर के पैसे से लिए गए एसेट्स को कंट्रोल करती हैं और उन्हें चलाती हैं, उन्हें मैनेज करती हैं। उनके बिहेवियर और एटीट्यूड को, उनके एक्शंस को कंट्रोल करना कि वो एक मखसूस लाइन के अंदर रहते हुए सबके इंटरेस्ट में काम करें। जी, primary objective of sound corporate governance is to contribute to improved corporate performance and accountability in creating long-term shareholder values। मतलब आप परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को इतना स्ट्रॉन्ग करें ताकि लॉन्ग टर्म में जो शेयर होल्डर्स की वैल्यूज हैं, जो तरीकाकार है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। नीचे फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसने पूरा एक वो स्ट्रक्चर दिया है। एक साइड पे पर्पस, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यह है कि उन पार्टीज के रवैये को कंट्रोल करना है जो कंपनी को चला रही हैं। सपोर्टिंग क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स आर रिम्यूनरेटेड। एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो होते हैं, ये मैं भी आपको बताता हूँ। डायरेक्टर्स तीन तरह के हैं बेसिकली ना। एग्जेक्टिव डायरेक्टर को प्रॉपर तरीके से पैसे, मुनासिब पैसे दिए जाते हैं। मेक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। रिस्क मैनेज करने के लिए बीओडी को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाए कि ये भी उनकी जिम्मेदारी है। इंश्योर द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिमेन इंडिपेंडेंट। ये इंश्योर किया जाए कि जो बाहर से ऑडिटर टीम आ रही है वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो फिर कंपनी के अंदर जो फ्रॉड एंड एरर्स हैं उन पर प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करेगी, तो कंपनी तो प्रॉपर नहीं चल रही। आप तो फिर चीज़ें उल्टी सीधी करके चला रहे हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कंपनी को प्रॉपरली चलाने के लिए कि बीओडी जो है उसमें बैलेंस हो, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो, बीओडी रिस्क को प्रॉपरली कंट्रोल करे, एक्सटर्नल ऑडिटर के एटीट्यूड को
हम मॉनिटर कर रहे हैं, वो सिस्टम मॉनिटर करे इस तरह से कि एक्सटर्नल ऑडिटर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस लगाएं कंपनी के एरर्स पे, फ्रॉड्स पे, एटसेट्रा, एड्रेसिंग अदर इश्यूज, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड पोटेंशियल ऑफ विसल ब्लोअर्स। अब ये तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। नंबर वन तो इसमें एक आ जाता है जो चीज़ मैंने बतानी थी कि डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर बेसिकली तीन तरह के होते हैं, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कोऑर्पोरेट गवर्नेंस में ही तीन तरह के डायरेक्टर डिफाइन किए गए हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, लेकिन बिजनेस को रन करने में पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 9 to 5 वो बैठते हैं, अपना ठीक ठाक टाइम देते हैं। जब वो टाइम देते हैं तो फिर कंपनी उन्हें रिम्यूनरेशन भी देती है, प्रॉपर पैसे भी देती है, पर्क्स भी देती है। अब अगर वो बहुत ज़्यादा पर्क्स ले रहे हैं तो वो भी गलत है कि सिर्फ इस वजह से कि वो डायरेक्टर हैं और टाइम दे रहे हैं तो उन्हें अनड्यू पर्क्स दिए जाएं। वो पर्क्स कंपनी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो शेयर होल्डर के पैसों में से दे रही है, तो वो भी गलत है। और बहुत कम पर्क्स भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें मुनासिब पैसे चाहिए। तो उनके पर्क्स मुनासिब होने चाहिए। तो पहले जो डायरेक्टर्स हैं, जो टाइप है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शॉर्टली अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है कि वो डायरेक्टर्स जो कंपनी को फुल टाइम देते हैं, ठीक ठाक टाइम देते हैं कंपनी को। दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं फुल टाइम देते हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कंपनी को फुल टाइम नहीं देते। जब भी ज़रूरत होती है बीओडी की मीटिंग की, कोई डिसीजन करना होता है, तो वो आ जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं और फिर चले जाते हैं। वो फुल टाइम नहीं बैठ रहे होते हैं। तो डेफिनेटली अगर फुल टाइम नहीं बैठ रहे होते तो उन्हें फिर रिकमेंडेशन भी नहीं मिलना चाहिए। इतना ही मिलना चाहिए कि अगर वो मीटिंग अटेंड करने आते हैं तो आने जाने का टीए दे दें उन्हें, स्टे का दे दें। लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें फिक्स सैलरी की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि वो कंपनी के लिए तो काम ही नहीं कर रहे फुल टाइम। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेंशन्ड होते हैं। और तीसरे होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्चुअली कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये दोनों कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं और ये बाकायदा तरीके से इलेक्ट होके आते हैं। जबकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते। उस कंट्री का, जैसे पाकिस्तान में एसईसीपी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या नाम है, हम इसे देख लेते हैं अभी, क्योंकि हम कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो यूके में इसका नाम है, अभी देख लेते हैं क्या नाम है रेगुलेटर का। तो वो जो होता है वहाँ, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ये होते हैं कि हर कंपनी ने, खासतौर पर लिस्टेड कंपनी ने, एक सर्टन नंबर ऑफ पर्सन्स को इंडिपेंडेंटली लोगों को उठाना होता है और उन्हें अपना डायरेक्टर बनाना होता है। से कि अगर कंपनी के 60 डायरेक्टर हैं जो इलेक्शन लड़के आए हैं, तो से कि 3 डायरेक्टर उन्होंने मार्केट से लेने होते हैं और उन्हें अपने डायरेक्टर का दर्जा देना होता है और उसे बीओडी में बिठाना होता है, और ये शेयर होल्डर नहीं होते। इनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता किसी भी तरह, ना पहले ताल्लुक था ना आज है, ना ये शेयर होल्डर थे, ना ये कंपनी में जॉब कर चुके हैं, ना कंपनी के साथ इनका कोई ऐसा ताल्लुक है कि कंपनी ने इन्फ्लुएंस कर सकती है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आ जाते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि 60 डायरेक्टर तो शेयर होल्डर हैं। ये हर जो डिसीजन लेंगे ये सोच के लेंगे कि अगर ये डिसीजन ऊपर नीचे हुआ और लॉस हुआ तो हमारे शेयर की वैल्यू भी गिरेगी। ये खुद स्टेक होल्डर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई शेयर है ही नहीं कंपनी में, कोई स्टेक ही नहीं है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो डिसीजन लेगा वो बहुत इंडिपेंडेंटली लेगा, वो खुल के बात करेगा, वो लगी लिपटी रखे बगैर बात करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से कहा गया कि हर लिस्टेड कंपनी के बीओडी में कम से कम चंद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि वो आएंगे कहाँ से? वो तो कंपनी के मेंबर ही नहीं है, दुनिया में तो अरबों लोग हैं। तो एक कंपनी ने अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेना है तो कैसे लेगी, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? तो वो मैकेनिज्म भी डिफाइंड है। पाकिस्तान में तो ये है कि एसईसीपी ने एक पोर्टल बनाया हुआ है। उसने हम मुझे आपको सबको ये कहा है कि अगर आपकी मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, तो आप हमें अप्लाई करें, हम आपको असेस करेंगे और हम आपका नाम इस पोर्टल में डाल देंगे। अब एक पोर्टल बन गया, एक लिस्ट बन गई है जो ऑनलाइन पड़ी हुई है। अब कोई भी कंपनी अगर जिसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेने हैं वो उस पोर्टल पे जाएगी, वहाँ लोगों का डाटा पड़ा है उन्हें पढ़ेगी, वो लोग उसे सूट करेंगे कि ये हमारी कंपनी में बहुत अच्छा, एक हमें अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, एक अच्छी सजेशंस दे सकते हैं, ये हम हमारी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं और एक्सपीरियंस भी हैं, वो हम मुझे ऑफर दे देगी कि यहाँ से साहब आपका हमने नाम देखा है पोर्टल में, हम आपको अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो ये तरीका, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। यूके में भी बना होगा डेफिनेटली, पाकिस्तान में भी बना हुआ है। तो हर लिस्टेड कंपनी को अपने बीओडी में सर्टन लोगों को इस तरह से इंडक्ट करना होता है। और ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और इसलिए वो खुल के बात करते हैं अपनी लेवल।
कोई भी फायदा नुकसान देखे बगैर। तो ये सब कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में के रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। तो तीन तरह के डायरेक्टर्स हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कि मेंबर्स ही होते हैं जनरली और फुल टाइम बिजनेस में को देख रहे होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो मेंबर तो होते हैं लेकिन फुल टाइम बिजनेस को नहीं देखते, आते हैं मीटिंग अटेंड करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं और चले जाते हैं, अपना वर्डिक्ट देते हैं और चले जाते हैं। और तीसरे होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कंपनी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मेंबर तो होते ही नहीं, कोई और ताल्लुक भी नहीं होता, और वो भी बीओडी में आके बैठते हैं। तो ये तीन तरह के डायरेक्टर अपने जेहन में रखने हैं। आखिर में एडिशनल इश्यूज में उसने लिखा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस की एथिक्स क्या है, अखलाकियात क्या है, कि बिजनेस अपनी जगह, पैसे कमाना अपनी जगह, लेकिन कुछ मिनिमम अखलाकी या मॉरल वैल्यूज हैं उन्हें मेंटेन करना चाहिए। तो वो एथिक्स में भी काफी कुछ इसमें मेंशन किया, इन्होंने रेगुलेशन में डाल दिया है कि ये काम आप ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पब्लिक का ख्याल करेंगे, एक्सेट्रा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉरपोरेट कंपनीज सोशल, माशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले समझा जाता था कि बिजनेस का काम सिर्फ ये है कि वो अपना बिजनेस बेहतरीन अंदाज में करे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कंप्लाई करे, नाजायज बिजनेस ना करे, इलीगल बिजनेस ना करे, लेकिन बाकी जो प्रॉफिट है वो करे। और बिजनेस का बेसिक पर्पस क्या होता था? तो अर्न प्रॉफिट। अब इन्होंने कहा कि नहीं, कंपनी जो होती हैं बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी थोड़ी सी सोशल जिम्मेदारी भी है, इनकी माशरे की तरफ जिम्मेदारी भी है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर इस्लामाबाद के करीब किसी गांव में एक फैक्ट्री लगा रही है, तो वो बहुत बड़े एरिया में लगा रही है, उस फैक्ट्री लगाने से उस इलाके के गांव की जमीन भी कैप्चर करेगी, वहां के पानी को भी यूज करेगी, और फिर वो वहां जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, शुरू होगी, तो धुआं छोड़ेगी जिससे वहाँ की फिजा भी खराब होगी। तो इन्वायरमेंट पे और उस इलाके की सोसाइटी पे डायरेक्ट इम्पेक्ट आएगा इस कंपनी का। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो ये कहती है कि भाई अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ अपने बिजनेस की परवाह ना करें, रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ लॉ को ना देखें, बल्कि उस इलाके के लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी जिम्मेदारी किसी हद तक आप पे है, कि आपकी वजह से इन्वायरमेंट खराब नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इन्वायरमेंट को ठीक रखें, उस पर पैसे लगाएं उसे ठीक रखने पे। और अपने इलाके में अगर आप गए हैं, उन लोगों की ज़मीन आपने लिया, उन लोगों के इलाके को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस इलाके के लिए भी कुछ काम करें। मतलब वहाँ कोई डिस्पेंसरी बना दें, उसे चलाएं, कोई स्कूल बना दें, कोई रोड बना दें, दरख्त लगवा दें, कोई चौक बनवा दें। तो इस तरह के काम अब लाजमी करार दे दिए गए हैं, खासतौर पे लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो लिस्टेड कंपनी ने पाकिस्तान में तो अपने प्रॉफिट का तकरीबन 3% जो होता है वो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगाना होता है, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज पे लगाना होता है जो सोशल एक्टिविटीज है। और यूके में भी इस तरह का कोई डेफिनेटली उन्होंने कोई यार्डस्टिक बनाई हुई हो। ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और है फिर पोटेंशियल ऑफ विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोइंग की भी एक नई एक रेगुलेशन आया, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही है। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है सीटी बजाना, विसल ब्लो करना। और जब एक मैच हो रहा होता है तो विसल कब ब्लो होती है? जब कोई फाउल होता है। जो ही वो रेफरी जो है फाउल होता देखता है, वो विसल ब्लो करके फौरन इंटीमेट करता है सबको कि जी फाउल हो गया। तो कंपनी में विसल ब्लोइंग का मतलब है कि कोई बंदा जो कंपनी का CEO है, कंपनी का डायरेक्टर है, या इवन कंपनी का एम्प्लॉई है, अगर वो कंपनी के अंदर कोई इलीगल या गलत काम होता देखता है, तो ये उसका फर्ज है कि फौरन विसल ब्लो कर दे, मतलब फौरन उस चीज़ को मैनेजमेंट के नोटिस में या अप्रोप्रिएट लेवल के नोटिस में लेके आए कि सर ये कंपनी में ये काम गलत हो रहा है, इसे ठीक होना चाहिए, इलीगल हो रहा है या एथिकली गलत हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को विसल ब्लोइंग कहते हैं। तो विसल ब्लोइंग की अब हर लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है, बाकायदा इसके रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, जिसमें लिखा गया है कि हर लिस्टेड कंपनी का ये फर्ज है कि वो एक सिस्टम मेंटेन करेगी, जिसमें वो हर बंदे को ये मौका देगी इंटरनली कि अगर वो कोई जुर्म होता देख रहा है, कोई इलीगल चीज होता देख रहा है विद इन द कंपनी, तो वो एक सिस्टम के थ्रू फौरन उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सीनियर मैनेजमेंट मैनेजमेंट तक पहुंचा दे। मतलब कि कोई उन्हें लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा, कोई एक वेबसाइट बना के एक पोर्टल दिया जाएगा कि इस पे जाके क्लिक करके आप वो इन्फॉर्मेशन दे दें। उनके नाम को खुफिया रखने की गारंटी दी जाती है कि जी आपका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो विसल ब्लोइंग की भी पूरी पॉलिसीज अब बनाना लाजमी है लिस्टेड कंपनीज के लिए, और ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? प्राइमरी है कि कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव्ड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यूज, परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यूज के शेयर होल्डर की लॉन्ग टर्म वैल्यूज, लॉन्ग टर्म में कंपनी चले तो इनकी में ऐसी वैल्यूज बनाना जो लॉन्ग टर्म चले, और परफॉर्मेंस और जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी, उसे इम्प्रूव करें। और सपोर्टिंग क्या है? कंट्रोल द कंट्रोलर्स
by increasing the amount of reporting and disclosure to all stakeholders। कंट्रोलर का मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना इस तरह से कि वो ज्यादा रिपोर्ट्स बना बना के शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंपनी की इशू करें ताकि हर चीज ट्रांसपेरेंटली सबको नजर आ रही हो। इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन कंपनीज एक्टिविटीज फॉर ऑल इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल एंड दस प्रोमोट ग्रोथ। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आए कंपनी में, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कंपनी में जो कुछ हो रहा है वो नजर आ रहा है। एंश्योर दैट द कंपनी इज रन इन अ लीगल एंड एथिकल मैनर। एंश्योर करना कि वो कंप्लायंसेस कर रही है, सारे लॉज रेगुलेशंस और हर चीज को कंप्लाई कर रही है। और बिल्ड इन कंट्रोल एट द टॉप that will कैस्केड डाउन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल टॉप लेवल पे बनाना और वो टॉप लेवल से सारा कंट्रोल फ्लो होते 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 नीचे तक पहुंच जाए। पूरा एक स्ट्रक्चर बना देना कंट्रोल का, जिसमें हर बंदे को पता हो कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इथिकली भी सोशली भी उसे पता हो, एक वैल्यूज बना देना। ये इसके सपोर्टिंग से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये चीज़ आपने ज़रा याद रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पर्पजेज प्राइमरी और सपोर्टिंग है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी प्राइमरी और सपोर्टिंग है। ठीक है। अब पर्पस और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है? पर्पस का मकसद है कि हम चाहते हैं कि इससे ये हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब है ये हो तो सही लेकिन लॉन्ग टर्म। ऑब्जेक्टिव थोड़े से लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है। पर्पस का मतलब होता है कि ये लॉ बनाया क्यों गया है। ऑब्जेक्टिव है कि इस लॉ की वजह से हम चाह क्या रहे हैं कि क्या आउटकम आए। पर्पस होता है बनाने का मकसद क्या है। ठीक है। आ, और ऑब्जेक्टिव, इससे फिर हम आउटकम क्या लेंगे। पर्पस में लिखा है कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर आर रेम्यूनरेटेड फेयरली। एग्जेक्टिव डायरेक्टर को मुनासिब रेम्यूनरेशन दिया जाए, ये मकसद है। इसमें ये रेगुलेशन बना होगा कि कितना देना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब उसे मुनासिब रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, इम्प्रूव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएगा और पूरी तवज्जो से उस पर काम करेगा। तो ये फिर ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाह रहे हैं। द नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये ऊपर हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। द बेसिक एलिमेंट ऑफ साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूड इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ओवरसाइट और मैनेजमेंट बाय नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। जी। फेयर नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया था कि कौन होते हैं। फेयर अप्रेजल ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस, डायरेक्टर के परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, कौन सा डायरेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स। इनमें से कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो। In order to be accountable to the stakeholders or the business, the directors of a company have a range of duties। अब डायरेक्टर की ड्यूटीज की थोड़ी सी बात कर रहा है कि क्या होती है। A general duty of care to act in good faith for the best benefit of the company and its shareholder। तो बेसिक जो उसकी ड्यूटी है डायरेक्टर की, अपना बेनिफिट ना देखे, पहले पहले कंपनी और शेयर होल्डर्स का बेनिफिट देखे और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। और फिर अ ड्यूटी ऑफ केयर टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड दोज ऑफ द कंपनी। वही वाली बात कि वो पहले कंपनी के लिए काम करे, और नंबर टू में कहता है अगर कहीं कन्फ्लिक्ट आ जाता है उसके अपने इंटरेस्ट में, कंपनी के इंटरेस्ट में, तो फिर कंपनी का इंटरेस्ट देके अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करे। Directors' due responsibilities that are more specific are normally imposed by law or regulations in many countries and typically include the following responsibilities। ड्यूटीज का मतलब है उनके फराइज के हैं, ओवरऑल उन्होंने किस चीज को देखना है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली होती है कि उन्होंने जनरली डे टू डे लाइफ में उन्होंने किन कौन कौन सी चीजें उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। अच्छा जी। इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इन्होंने बनाने होते हैं। मेंटेनिंग एन एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये करने होते हैं। प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करनी होती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल ड्यूटीज में चार आती हैं बेसिकली। नॉन फाइनेंशियल इनकी बहुत सी हैं। नॉन फाइनेंशियल में इन्होंने कॉर्पोरेट रिटर्न भी टाइमली फाइल करनी है, इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फाइल करना है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से चलाना है, एक्सेट्रा। तो ये उसने चार फाइनेंशियल ड्यूटीज बेसिकली बताई हैं। नोट दैट इन मेनी कंट्रीज डायरेक्टर्स में इनकर सिविल एंड और क्रिमिनल सैंक्शंस इफ दे फेल टू डिस्क्लोज देयर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज। पाकिस्तान में भी है कि अगर सर्टन केसेस में डायरेक्टर ने अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म की और नेग्लिजेंट रहे तो उन पर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी पड़ जाती है और सिविल लाइबिलिटी भी पड़ जाती है। अब सिविल लाइबिलिटी क्या होती है और सैंक्शन मतलब उन पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और क्रिमिनल क्या होती है। क्रिमिनल का मतलब होता है
किसी मुल्क का लॉ, क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है ये वो लॉ है जो उन एक्ट से डील करता है जो कि सोसाइटी किसी सूरत कबूल नहीं करती और स्टेट भी कबूल नहीं करती, और स्टेट को ये लगता है कि उन्होंने स्टेट को चैलेंज किया। जबकि सिविल लाइबिलिटी में मतलब होता है कि दो पार्टीज का आपस में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया है और अब उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। जैसे क्रिमिनल लाइबिलिटी में आ जाता है, आप किसी के घर में जबरदस्ती अपने घुसने की कोशिश की है, स्टेट अपने सिटीजन को इंश्योर करती है कि आपकी जान और माल की हिफाजत स्टेट की जिम्मेदारी है। एक बंदा अगर किसी दूसरे के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो बेसिकली उसने उस बंदे को तो चैलेंज किया ही है जिसके घर में घुस रहा है। उसने बेसिकली स्टेट को चैलेंज किया है कि देखें भी, आप तो कहते हैं कि हर बंदे की जिम्मेदारी आप पे है, देखें मैं तो घुस गया इसके घर में। एक्चुअली उसने स्टेट को चैलेंज किया है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी का मतलब है अब स्टेट सामने आएगी और स्टेट उस बंदे को पकड़ेगी और स्टेट उस बंदे के खिलाफ केस करेगी और केस लड़के उसे सजा दिलवाएगी। और क्रिमिनल लाइबिलिटी में जनरली जुर्माने तो होते ही हैं, कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है, जैसे कत्ल के केस में, बगावत के केस में। जबकि सिविल लॉ या सिविल केस आप ये समझ सकते हैं कि मेरा और आपका प्रॉपर्टी का कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। मैंने आपको एक प्लॉट बेचा था, आपने खरीदा था, बात ये हुई थी कि आप प्लॉट लेते ही मुझे पेमेंट करेंगे। प्लॉट तो मैंने आपके नाम कर दिया, अब आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आप और जेन्युइन रीजन भी हो सकती है। अब जब मुझे पेमेंट नहीं मिल रही, मैं तंग आके कोर्ट में चला गया, मैंने कहा देखें जी, मेरा इनसे एग्रीमेंट था कि उन्होंने 2 महीने पहले पेमेंट करनी थी, 2 महीने गुजर गए, मुझे पेमेंट नहीं कर रहा, तो इसे कहें मेरी पेमेंट कर। अब इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं, ये दो लोगों की ट्रांजैक्शन है जिसमें एक पार्टी दूसरे से ज्यादती कर रही है। तो बहरहाल कोर्ट में तो आप गए हैं, तो कोर्ट एक फैसला कर देगी कि भाई इसके पैसे दो, 1 महीने के अंदर अंदर दो, और इतने एडिशनल पैसे भी दो जो तुमने इसका नुकसान कर दिया है। लेकिन यहाँ कैद या सजाए मौत वाला चक्कर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये पार्टीज का आपस का एक कन्फ्लिक्ट है। अच्छा जी, और स्टेट दोनों के साथ होती है, क्योंकि स्टेट ने ये तो नहीं कहा था हम किसी एक पार्टी का साथ देंगे, स्टेट ने तो ये कहा था हम ज्यादती नहीं होने देंगे। तो यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कौन सा ज्यादती कर रहा है। हो सकता है जिसने पैसे नहीं दिए वो सही सोच रहा हो, उसे आपने प्लॉट ठीक ना दिया हो, आपने भी अपनी कोई टर्म्स पूरी ना की हो तो उसने पैसे रोक लिए। और ये भी हो सकता है कि आप ठीक हो, वो जानबूझ के पैसे रोक के बैठा हो। तो ये आपका बेसिकली ऐसा मसला है जिसमें स्टेट बीच में नहीं आती, ये आप फैसला करते हैं। ऐसे लॉ को सिविल लॉ कहते हैं, और इसके अंदर जो केसेस होते हैं उन्हें सिविल केसेस कहते हैं। और जबकि जो जुर्म है, जो मैंने पहले बताया कि जिसमें स्टेट बीच में मुदाखलत करती है बरह रास्त, उसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ। और वो जो केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस। तो अगर डायरेक्टर्स अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, तो कंपनीज एक्ट में पाकिस्तान में भी, यूके में भी है कि सर्टन केसेस में तो सिविल लाइबिलिटी आती है कि उन्हें जुर्माना होगा, या उन्हें कहा जाएगा शेयर होल्डर का नुकसान पूरा करो, तुम्हारी इस हरकत से नुकसान हुआ है। सर्टन केसेस में उन्हें कैद भी हो सकती है। अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत ही उन्होंने गलत किया और जानबूझ के किया, तो उन्हें कैद भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान के लॉ में है कि अगर एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है और डिविडेंड डिक्लेयर करके विद इन अ सर्टेन टाइम वो नहीं देती, जो कि लॉ में लिखा हुआ है टाइम, तो उसके सीईओ को कैद हो सकती है, ठीक ठाक, मतलब मेरा ख्याल है 2 साल की कैद हो सकती है। क्योंकि डिविडेंड अनाउंस करके ना देना बहुत बड़ा जुर्म समझा गया है। इसी तरह पाकिस्तान के लॉ में है कि अगर आपका चेक आपने इशू किया है और वो चेक बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है, तो आपकी कैद है उसके लिए, पहले नहीं थी अब उन्होंने कर दी है। इसलिए कि लोग फिर अब थोड़ा सोचें और जब चेक दें तो सोच समझ के दें कि ये डिसऑनर ना हो जाए। आपने एक बंदे से चीजें ले ली और उसे चेक दे दिया और बाद में चेक हो गया डिसऑनर, ये तो फ्रॉड है सीधा सीधा। इसका मतलब है आपने सिर्फ सारा ड्रामा किया कि चीजें मिल जाएं, पैसे ना देने पड़े, तो ये गलत है। तो यहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है। तो बहुत सी चीज़ों में सिविल लाइबिलिटी आती है, बहुत सी चीज़ों में क्रिमिनल। और कंपनीज एक्ट में दोनों तरह की लाइबिलिटीज मौजूद है, ये याद रखना, यही वो बताना चाह रहे हैं। फिर नीचे एग्जाम्पल हमें खुद पढ़नी है, बल्कि मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि यूके से रिलेटेड है, तो हम इसे पढ़ ही लेते हैं। द यूके अडॉप्ट्स व्हाट इज कॉमनली रेफर टू एज कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंप्लाई और एक्सप्लेन, या तो इन चीजों को कंप्लाई करो जो हमने कही है, और अगर कंप्लाई नहीं कर पा रहे तो एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइड है तो हम मान लेंगे चलो ठीक है तुमने ठीक किया। लेकिन अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो हम ये कहेंगे कि नहीं भाई, आपने कंप्लायंस नहीं किया, आपको ठीक ठाक जुर्माना पड़ेगा। तो कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच ये होती है। ऑल लिस्टेड कंपनीज इन द यूके हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट stating how they have complied with the provisions of the code of a statement of compliance with the कोड एंड अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द कोड। उन्होंने बताना होता है कि हमने कैसे कंप्लाई किया, और एक स्टेटमेंट देनी होती है कि हमने कंप्लाई किया है, अंडरटेकिंग देनी होती है। इफ दे हैव नॉट बीन कंप्लायंट, दे हैव टू एक्सप्लेन
why they have not complied and what alternative actions they have taken। और अगर वो comply नहीं कर सके तो उन्हें बताना होता है कि हमने क्यों comply नहीं किया और इसके मुतबादिल फिर हमने क्या किया, जो हम कर सकते थे वो हमने क्या किया। द कोड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन 5 एरियाज: बोर्ड लीडरशिप एंड कंपनी पर्पस। बोर्ड की लीडरशिप, बोर्ड में कौन से लोग होंगे कौन से नहीं होंगे, बोर्ड कैसे चलेगा। एंड कंपनी पर्पस, और कंपनी शेयर होल्डर से रिलेटेड, कंपनी कैसे चलानी है ओवरऑल, उससे रिलेटेड चीजें हैं। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें डिवाइड किया गया है, मतलब बोर्ड की कमेटीज बना दी गई होंगी कि एक फाइनेंस कमेटी होगी, एक एचआर कमेटी होगी, और एचआर कमेटी पहले एचआर के में अपने डिसीजंस लेगी और फिर वो पूरे बोर्ड के सामने रखेगी, तो उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी तकसीम कर दी है। कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड की कंपोजिशन के, इसमें कितने एग्जेक्टिव डायरेक्टर होंगे, कितने नॉन एग्जेक्टिव होंगे, कितने इंडिपेंडेंट होंगे। सक्सेशन, एक अगर डायरेक्टर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा कौन आएगा, कैसे लाया जाएगा। इवेल्युएशन के, डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें हैं। फिर ऑडिट, रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कंपनी कैसे बनाएगी, कितने बनाएगी, क्या क्या मतलब उस पर क्या इन्वेस्टमेंट करेगी। रिस्क जो मुख्तलिफ किस्म के हैं उन्हें कैसे मैनेज करेगी। और ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऑडिट किससे करवाएगी, ऑडिटर कौन हो सकता है, कितने अरसे में कैसे करवाएगी, मतलब जनरल उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। और रिम्यूनरेशन ऑफ द बोर्ड। और फिर बीओडी का रिम्यूनरेशन क्या होगा, बीओडी का रिम्यूनरेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये 5 चीजें वो कह रहा है कि आपके इसमें आएंगी। जनरली ये डिफाइन किया है यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2018, उसका नाम क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2018। तो ये वहाँ का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू, उसने फिर यूएस सर्वेंस ऑक्सलेट्स एक्ट, अब ये यूएस की मिसाल दे रहा है। ये मैंने पहले जिक्र भी किया था, इसे सॉक्स क्या देते हैं हम अब्रीविएशन में, SOX। तो यूएसए का सर्वेंस ऑक्सलेट्स एक्ट, इसे उन्होंने किया है, एग्जाम्पल दी है। इसे आपने पढ़ लेना है कि इसमें भी वही चीज़ है तकरीबन। इसे आपने पढ़ लेना है कि सर्वेंट्स ऑक्सिलरीज एक्ट में उसने क्या किया। फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन करो। जब आप डिफाइन करोगे तो रोल में आपने क्या करना है, इसके पर्पसेस बताने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, और फिर आगे आपने बता देना है कि जनाब जैसे कि जो 5-6 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इसमें डाले गए हैं कि इन चीज़ों को देखना है, वो आपने थोड़े से डिफाइन कर देने हैं। तो ये आपका होगा रोल। ठीक है, रोल क्या होगा कि कंपनी को रेगुलेट करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेगुलेट करना, कंपनी की गवर्नेंस को देखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसे आपने पहले खुद से ड्रॉप कर लेना है और फिर आपने देखना है कि इसने जवाब में क्या लिखा। ठीक है, इसे आप एक बार देख लोगे। इसके बाद आगे आते हैं तो चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं, इसके नीचे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कंपनी का, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कंपनी को रन करने का और मैनेज करने का एस्पेक्ट है। दोनों नीचे देखें इकट्ठे हो जाते हैं। एक तरफ है नेशनल IFRS होते हैं, फिर नेशनल लॉ होता है, मार्केट रेगुलेशंस होते हैं, स्टॉक मार्केट रूल्स होते हैं, फिर इंटरनेशनल IFRS वगैरह होते हैं, फिर ओनरशिप की बात होती है, फिर कंट्रोल डायरेक्टर्स की बात होती है। फाइनेंशियल साइड पे भी जो लॉज हैं और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कोड है, दोनों में इन सब चीज़ों का जिक्र है। जो फाइनेंशियल जो नॉर्मल लॉज हैं उसमें वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, सिंपली आपको फॉर्मेट्स बताता है क्या करना है कैसे करना है। जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उन्हीं एस्पेक्ट पे वो स्पेसिफिकली कंपनी को चलाने वाली जो एक एस्पेक्ट है उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन चीज़ें ये सब डिस्कस होती हैं, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी स्टैंडर्ड्स में वो डिस्कस होते हैं कि आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अकाउंटिंग करनी है, उसके मुताबिक आपने रिपोर्टिंग करनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। और IFRS को भी वो कहता है कि उसके मुताबिक सब चीज़ें करनी है, उससे रिलेटेड कुछ बातें भी करता है। ओनरशिप की तो बात करता ही है कि शेयर होल्डर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए और डायरेक्टर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए और उसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइड पे भी IFRS तो बताता ही है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, और नेशनल FRS भी बताते हैं। ओनरशिप से रिलेटेड भी आपका कंपनीज एक्ट बताता है जनरली कि आपकी कितनी होनी चाहिए, मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए, और कैसे डील करेंगे शेयर होल्डर। और डायरेक्टर की भी बात करता है हर कंपनीज एक्ट, लेकिन दोनों का स्कोप थोड़ा बदल जाता है। जो कंपनीज एक्ट होते हैं, जो जनरल लॉज होते हैं, वो एक जनरल बात कर रहे होते हैं हर चीज पे। जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन्हीं एस्पेक्ट की एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट में कंट्री कंपनी के स्ट्रक्चर और कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये हमारा हो गया चैप्टर खत्म, तो कल इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे।
फिलहाल यहाँ पे हम इसे कंक्लूड करते हैं। बेटा वो आएगा तो पता चलेगा ना कि उसने क्या करना है। सबको साथ लेके चलना है ना। वो डिपेंड करता है कि वो जो बाकी दो बच्चे आज नहीं आए, कल वो आएंगे तो फिर वो क्या चाह रहे हैं और क्या ज़्यादा बेहतर है। आप तो कर सकते हो, ज़रूर हो सकता है वो ना कर सकते हो अभी। उन्हें कोई बेसिक अभी चीज़ें चाहिए हो, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो फिर बेसिक चीज़ों को पहले करना पड़ेगा। डिपेंड करता है। कल देखते हैं इंशाल्लाह। कल फिर आते हैं तो फिर हम देख लेंगे कि आगे क्या शुरू करना है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।